ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग द साइंस क्वेश्चन पेपर. ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए पेपर 2 है. यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़िए और सही ऑप्शन बताइए. ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज्ड इन ऑल दीज रिएक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जितनी भी कंबशन की रिएक्शंस होती हैं, कंबशन क्या होता है आपका? दहन प्रोसेस. ठीक है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन जो होती है वो हमेशा रिक्वायर्ड होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो कंबशन कभी भी प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा. इट्स जस्ट ए केमिकल प्रोसेस. अगर आपसे पूछे कोई कंबशन क्या है तो ये केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना वो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कोल है, कुछ भी है, कार्बन जलता है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट. ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ बहुत रैपिडली रिएक्ट करेगा जिससे हीट को प्रोड्यूस किया जा सके. ठीक है, और ये जो सब्सटेंस होता है ना, बेसिकली दिस इज योर फ्यूल. जैसे बस वगैरह नहीं होती है, उनमें जो ईंधन होता है वो जलता रहता है. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का हम सोर्स यूज करते हैं, ये जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. ठीक है, और जो ऑक्सीजन का सोर्स होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजर. ठीक है, आई रिपीट, जो कंबशन प्रोसेस होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एक्सोथर्मिक होती है. ऑक्सीजन जो होता है जब वो ऐड होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट रिलीज होती है. क्लियर? कंबशन प्रोसेस जो होता है ना ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज होके उसको बाहर की तरफ रिलीज होती है. क्लियर? ओके, सो नाउ ये चीज़ें याद रखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होना प्रॉपर होता है. अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगी तो कंबशन नहीं हो पाएगा. कई बार आपने देखा होगा कि कंबशन में CO2 भी बन जाता है. क्यों? क्योंकि कंबशन एक तो होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट. कंप्लीट में क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट हीट प्रोड्यूस होके वो खत्म हो जाएगा. एक होता है इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट में क्या होता है कि कंबशन प्रॉपरली नहीं हो पाता. स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है. कई बार आपने देखा होगा अपने आप ही चीज़ों में आग लग जाती है. एक्सप्लोजिव होता है, रैपिड कंबशन होता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको याद कर सकते हैं. जैसे लकड़ी जलती है, ये कंबशन प्रोसेस है. घर में कोयला जलता है, ये कंबशन है. कार और बस में पेट्रोल और डीजल जलता है, वो भी है. LPG यूज़ होती है, वो भी कंबशन है. हम जो खाना खाते हैं वो पूरा जो डिज़ोल्व होता है, ख़त्म होता है, वो भी कंबशन है. कंबशन प्रोसेस जो होता है ना इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती है. एक होता है फ्यूल, एक होती है हीट और एक होता है आपका ऑक्सीजन. ये 3 चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन. क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1. क्लियर? जो कंबशन है एक्सोथर्मिक है, ऑक्सीजन ऐड होती है और इन सभी रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है. हिंदी में देख लीजिए, दहन की सभी प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है. बिल्कुल सही बात है. इनमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है. 3 मेन कंपोनेंट कौन से हैं? फ्यूल है, हीट है और ऑक्सीजन है. अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सॉरी CO2 नहीं बनती है. अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो ह्यूमन बॉडी को हार्म करती है. क्लियर? अब यहाँ पे बोला है सेकेंड क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट. मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? BaCl2. ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4. ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. ठीक है, जो रिएक्शंस होती है ना वो 4 टाइप की होती है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है व्हेन A रिएक्टेंट एंड B रिएक्टेंट फॉर्म से सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. डीकम्पोजिशन में एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है वो डीकम्पोज होके 2 सिंगल रिएक्टेंट्स बना देता है, अलग अलग रिएक्टेंट बनाता है. मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसने 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं. कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा, 2 अलग अलग रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए Fe है और यहाँ पे लिखा है CuCl2, तो ये क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा. तो ये क्या बना देगा आपका FeCl2 + Cu. तो इस केस में क्या होता है,
आपका जो फ्री एलिमेंट है वो इसको रिप्लेस कर रहा है, तो सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, दो सॉल्ट दिए हुए हैं, बेरियम क्लोराइड भी दिया हुआ है और आपका सोडियम सल्फेट भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि जो बेरियम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ। क्यों, क्योंकि ये सोडियम को यहाँ से रिमूव कर देगा। और ये सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ क्या कंपाउंड बन जाएगा आपका BaSO4। यही देख लीजिए, ये बेरियम जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा 2NaCl। क्लियर। तो यहाँ क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे, बेरियम ने सोडियम को हटाया और सोडियम किसके साथ गया, बेरियम को हटा के क्लोराइड के साथ। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट केवल सेकंड ऑप्शन में है। दूसरा अगर देखें कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है आपका MgO, ठीक है। जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, CO2। तो ये रिएक्ट होके क्या बना देगा, MgCO3। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट ये था और बी रिएक्टेंट ये था, इन दोनों ने कंबाइन होके क्या बनाया, AB प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन प्रोसेस, दो अलग अलग रिएक्टेंट फॉर्म करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। ये बात सही है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन ये हमेशा रिवर्सिबल नहीं होते। जो भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ना उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो याद रखिएगा। एक तो ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इनको वापस से चेंज किया जा सकता है, लेकिन सारे नहीं। दूसरा होता है इसमें कभी भी नया जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन नहीं होता, सो देयर विल बी नो न्यू फॉर्मेशन, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज होती है, सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से गैस में। भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। जो रासायनिक उत्परिवर्तन होते हैं ना, रासायनिक परिवर्तन, वो हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर लोहे में जंग लग गया तो आप वापस से नया लोहा बना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। और जो केमिकल चेंज होता है उसमें आपका एक नया प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कंबशन प्रोसेस होती है, बर्निंग होती है, ये सारे केमिकल चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो फिजिकल चेंज है वो हमेशा रिवर्सिबल होंगे नहीं। मान लीजिए आपने कागज जो है उसको पूरा महीन महीन काट के फेंक दिया, तो जब आप उसको बिल्कुल बारीक महीन काट दोगे तो उसमें नया प्रोडक्ट तो नहीं बना, कागज का कागज ही है, लेकिन आप उसको वापस से जोड़ सकते हो, वो प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़ पाएगा। सेम गोज विद मिरर, सेम गोज विद प्लास्टिक। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, मतलब S1 जो है वो गलत है और S2 जो है वो करेक्ट है। क्लियर, कि जो फिजिकल चेंज होते हैं दे आर नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। और ये बात सही है कि फिजिकल चेंज में नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। मैच द फॉलोइंग फॉर फ्लेम ऑफ ए कैंडल। एक कैंडल की जो फ्लेम होती है ना, इसमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं ब्लू फ्लेम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो ब्लू फ्लेम होती है ना, ये नॉन ल्यूमिनस पोर्शन होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर पूछे फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, दिस इज योर ब्लू फ्लेम। उसके बाद होती है आपकी ऑरेंज फ्लेम, मिड वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं ऑरेंज फ्लेम। ऑरेंज फ्लेम क्या होता है आपका, ल्यूमिनस पोर्शन होता है, ये मॉडरेट हॉट होता है और इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा ल्यूमिनस यानी कि प्रकाश उत्सर्जित होता है। लास्ट वन होता है आपका डार्केस्ट जोन, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक फ्लेम। जो ब्लैक फ्लेम होती है ना, ये लीस्ट आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। कई बार आपने कुछ मैजिशियंस वगैरह को देखा होगा, वो कैंडल के बीच में से ऐसे हाथ निकाल देते हैं, तो वो किस पोर्शन में करते हैं, ब्लैक पोर्शन में, क्योंकि वो लीस्ट आपका गर्म होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है हॉटेस्ट पार्ट, हॉटेस्ट पार्ट होगा आपका आंशिक दहन का बीच वाला भाग, इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए का क्या होगा, थर्ड, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये कंप्लीटली दहन होता है, मतलब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है जिसकी वजह से इसका कंप्लीट तरीके से दहन होता है। मॉडरेटली हॉट कौन सा होता है आपका, ऑरेंज फ्लेम, ठीक है, जिसमें क्या ये कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस। और जो हॉटेस्ट पार्ट होता है ये ब्लू फ्लेम होती है, ये कैसा होता है, जो हॉटेस्ट पार्ट होता है ये ब्लू फ्लेम होती है और ये नॉन ल्यूमिनस होता है। जो ब्लू होगा वो कैसा होगा, नॉन ल्यूमिनस,
ऑरेंज जो है वो कैसा होगा, ल्यूमिनस, और जो ब्लैक होता है ये कैसा होता है आपका डार्केस्ट पार्ट। ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ये मॉडरेट गर्म होगा, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, या फिर यू कैन से लीस्ट हॉटेस्ट। तो हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन। ब्लू वाला जो पोर्शन होता है ना, इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में होती है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट तरीके से दहन होता है। मॉडरेटली हॉट जो होता है वो होता है आपका मिडिल जोन, जिसमें हम पार्शियल कंबशन करते हैं। फ्लेम अगर ऑरेंज कलर की जल रही है मतलब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। लीस्ट हॉट मतलब इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है, यानी कि सबसे इनर मोस्ट जोन, जहाँ पे मतलब जो वाटर वेपर होती है, यानी कि जो वैक्स वेपर होती है, वो वाला जो पोर्शन होता है। मान लीजिए ये आपकी कैंडल है, यहाँ से वो ब्लैक ब्लैक कलर का निकला रहता है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जहाँ आपने देखा होगा ना मोम में पानी सा आ जाता है, एक पिघल के वैक्स जैसा निकलता है, दैट इज कॉल्ड योर इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। मतलब वो वहाँ उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ए का क्या होगा 3, बी का 1, बी का 2 एंड सी का 1। हिंदी में भी देख लीजिए। सर्वाधिक गर्म भाग जो होता है वो पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग है, मध्यम गर्म भाग आंशिक दहन का बीच वाला भाग, और न्यूनतम गर्म भाग अनजली मोम की वाष्प का अंतरम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका HCl, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी मेटल जो है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करती है। आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अगर हम Fe को इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या बनाएगा, FeCl2, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम को इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या बनानेगा, MgCl2, ठीक है। और अगर हम एल्यूमिनियम जो है इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या बना लेगा, MgCl2। अब यहाँ पे कौन सा मेटल है जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो है आपका कॉपर। कॉपर क्या होता है, HCl के साथ इसलिए रिएक्ट नहीं करता, जब आप कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। जबकि आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस करके खुद एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। आयरन उसको रिप्लेस करेगा तो आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। लेकिन सिर्फ कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से नीचे होता है, लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपर फिर रिएक्ट किसके साथ करता है, तो कॉपर जो है वो H2SO4 जो है उसके साथ इजीली रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाती है। और जब हाइड्रोजन रिलीज होगी तो वो एक पॉपअप साउंड जो है उसको, मतलब एक पॉपअप साउंड जो है वो आती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, कॉपर उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन A and B horizon is advantageous for absorption of water and minerals. A and B horizons are rich in water, mineral and humus. पहली बात तो आपको सॉइल की जो लेयर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे ऊपर जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड योर ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है उसमें आपकी सूखी पत्तियां आ जाती हैं, या फिर सॉइल के पार्टिकल्स आ जाते हैं, या फिर सड़ी गली से वो नहीं होते किचन वेस्ट, वो आ जाता है, ठीक है। दिस इज योर ह्यूमस। फिर उसके नीचे एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ए लेयर। जो ए लेयर होती है ना, ये ह्यूमस रिच होती है। फिर होता है बी लेयर। बी लेयर में क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं अच्छे खासे, और आपकी जो मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के, वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि ग्रोथ और ब्रांचिंग जो होती है जड़ की ए और बी हॉरिजॉन में, वो पानी और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए लाभदायक रहती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन दोनों ही सॉइल में क्या होता है, ए और बी लेयर में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। और जो ए लेयर होती है उसके जस्ट ऊपर ह्यूमस होता है, तो ए लेयर के अंदर आपका ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है। सो द ए एंड बी हॉरिजॉन्स आर रिच इन वाटर, मिनरल एंड ह्यूमस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। S1 और S2 दोनों ही सही हैं, और S1 जो है वो S2 की सही रूप से व्याख्या करता है। ग्रोथ और ब्रांचिंग मतलब, मान लीजिए ये आपकी सॉइल है, इसके अंदर आपकी रूट ऐसे फैली हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट की जो ग्रोथ है यानी कि जो वृद्धि है और इसका जो शाखित होना है, वो जल और खनिज अवशोषण के लिए
सही होता है ए और बी लेयर में, तो ये बात बिल्कुल सही है। अपर मोस्ट लेयर इज ह्यूमस रिच सॉइल, ए लेयर न्यूट्रिएंट मिनरल प्लस ह्यूमस रिच सॉइल एंड बी लेयर इज न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स रिच सॉइल। उसके बाद आपके बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, सॉइल का दूसरा पोर्शन आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज, जो सीवेज है उसमें कौन सी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी, यूरिया, फॉस्फेट, पेस्टिसाइड एंड वेजिटेबल वेस्ट। तो यहाँ पे आपकी जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी दिस इज योर फॉस्फेट, ठीक है। जो फॉस्फेट होता है ऑर्गेनिक एक तो इम्प्योरिटी होती है और एक इम्प्योरिटी होती है आपकी इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, जो मतलब ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं, और इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मतलब वेजिटेबल वेस्ट हो गया या फिर आपका यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है इसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी पूछा है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फॉस्फेट जो है वो आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है ना वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं दे आर मोर हार्मफुल रेदर देन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए 2 प्लांट जो हैं उनका जरूरी होना आवश्यक है। आपने अगर एक पॉलिनेशन प्रोसेस पढ़ी हो तो पॉलिनेशन में क्या होता है, जो आपका स्टेमन वाला पोर्शन होता है उसमें एक फिलामेंट होती है, उसके ऊपर एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, और एक होता है आपका पिस्टिल पोर्शन, ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें फिलामेंट आती है और एंथर्स आते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल। इसमें ऊपर स्टिग्मा होती है, फिर स्टाइल होती है, नीचे ओवरी होती है, 2 ओव्यूल्स होते हैं और नीचे एक प्लेसेंटा लगा हुआ होता है। अब एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, स्वयं परागन और पर परागन। लेट सपोज देयर इज अ ट्री, कोई एक पेड़ है, ठीक है, इसमें एक फूल यहाँ लगा हुआ है और एक फूल यहाँ लगा हुआ है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इसी फूल के एक मतलब इसी फूल का जो परागन है वो इसी फूल की स्टिग्मा पे चला जाता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इस पेड़ का इस फूल का जो एंथर है मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाता है। ओनली इंसेक्ट्स आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, नहीं केवल इंसेक्ट्स पॉलिनेशन नहीं करते हैं, विंड पॉलिनेशन भी होता है, वाटर पॉलिनेशन भी होता है और टच पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने हमारी जो टी शर्ट्स वगैरह होती है या शर्ट होती है उस पर छोटे छोटे से वाइट कलर के वो नहीं होते, वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो हमारे थ्रू भी जो है पॉलिनेशन होता है, हवा चलती है, हवा में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं, पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो सिर्फ इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन। मान लीजिए ये एंथर्स जो हैं ये एंथर्स हैं, ठीक है, ये आपकी फिलामेंट है, यहाँ से एंथर इस पिस्टिल की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर गए, स्टिग्मा से वो स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल से ओवरी में जाएंगे और ओवरी से ओव्यूल्स के अंदर जाएंगे। जो ओवरी होती है ना ये हमेशा आपकी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी और जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, सीड्स में। प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो बीजों से मिलते हैं। ऑब्वियसली जब हम कोई भी नया प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले हम जमीन के अंदर क्या बोते हैं, बीज ही तो बोते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4, सी एंड डी इज करेक्ट, ठीक है। फर्टिलाइजर जो होता है फर्टिलाइजेशन वो पॉलिनेशन के बाद होगा, पहले पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाएंगे, स्टिग्मा से स्टाइल में जाएंगे और फिर ओव्यूल्स के साथ वो रिएक्ट करेंगे। और जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। केवल इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए नहीं होता है, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, टच पॉलिनेशन, 2 प्लांट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसमें एक ही प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो सी एंड डी आर करेक्ट। लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक होते हैं नहीं, एक ही पौधे में हो जाता है स्वयं परागन में। केवल कीटी परागन के कारक हैं नहीं, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन सारे होते हैं। निषेचन केवल परागन के बाद ही हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, पहले पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। पौधे बीजों से ऑब्टेन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पिक द वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ग्रास हॉपर, कॉकरोच और आंट और स्नेल।
जो स्नेल होती है ना, ये आपका एक एक्वेटिक एनिमल होता है, ठीक है। तो जो स्नेल होता है ये अपने गिल्स के थ्रू क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। हर किसी के अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन अलग अलग होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट मैमल्स, तो मैमल्स के अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, लंग्स की वजह से हम ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन ग्रास हॉपर, कॉकरोच और आंट जो है ये क्या है, आपके इंसेक्ट्स हैं। और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, स्पाइरेकल्स, ठीक है। जो स्पाइरेकल्स होता है ये इनके अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन होता है। तो टिड्डा, कॉकरोच और चींटी ये कैसे करेंगे, अपने स्पाइरेकल्स के थ्रू, जबकि घोंघा जो होता है वो कैसे करता है, आपके गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है। सो द ऑप्शन 3 इज डिफरेंट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा. Ureter carry urine to the urinary bladder. Useful substances are absorbed back into the blood. Blood containing useful and harmful substance reaching kidney for filtration. Waste dissolved in water is filtered out as urine in the kidney. मान लीजिए आपने पानी पिया, ठीक है, आपने खाना खाया, तो जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होता है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना वहाँ पे जाके उनको वापस से स्टोर कर लिया जाता है। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है और जो एक्सेस मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर फेंक देती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यूरिन प्रोसेस जो है उसका एक सीरीज बताई है कि कौन से तरीके से आप इसको सही से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये आपकी किडनी होती है, ठीक है, ये आपकी 2 किडनी है। अब किडनी से क्या होता है, आपका यूरेटर निकलता है, ये आपका यूरेटर हो गया। यहाँ से यूरिन पास होके किस में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जाके ये स्टोर हो जाता है और बाहर जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू ये बाहर चला जाता है, ठीक है। दिस इज योर किडनी एंड दिस इज योर यूरेटर। और ये क्या है, आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आपका पूरा यूरिन जो है वो स्टोर होता है। अब यहाँ पे आपको ये सीरीज जो है उसको अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी फ्रूटफुल और हार्मफुल जो मटेरियल हैं उनको फिल्टर करते हैं। तो ये जो आपकी किडनी होती है ना, इंग्लिश में भी देख लीजिए, ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रीचेस किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले इस किडनी में ये जितने भी सब्सटेंस हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाते हैं। तो रेक्टम में, किडनी में इनका फिल्ट्रेशन होता है। तो जो यूजफुल हैं उनको वापस बॉडी में भेज दिया जाता है और जो हार्मफुल हैं उनको बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका डी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा जितने भी यूजफुल पदार्थ होते हैं उनको ब्लड में वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो रेक्टम है वो वापस से लार्ज इंटेस्टाइन से जितने भी यूजफुल पदार्थ हैं उनको वापस बॉडी में भेज देता है। फिर क्या होगा, सी। उसके बाद जो जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो वाटर में डिजोल्व हैं, उनको किडनी में छान छून के वापस से यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है वो निकला कैसे, यूरिन की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व होता है। तो फिर क्या होगा आपका ई। उसके बाद जो यूरेटर होता है, ये यूरेटर क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जाके आपका यूरिन जो है वो स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें से जो यूरेथ्रा है उसके जो लास्ट पोर्शन है वहां से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो एग्जैक्ट सीरीज क्या होगी, पहले फ्रूटफुल और जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको फिल्टर किया जाता है, कहाँ पे, किडनी में। रीनल बोलते हैं इनको, रीनल आर्टरी और रीनल वेन होती है इनमें। उसके बाद जो उपयोगी पदार्थ होता है, यूजफुल है, उसको वापस किडनी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के थ्रू। उसके बाद जो जल में घुलनशील वेस्ट होता है, ठीक है, वाटर डिजोल्व जो वेस्ट होता है, उसको किडनी से छान करके वापस से यूरिन की फॉर्म में बाहर रिलीज कर दिया जाता है। यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। उसके बाद जो यूरेथ्रा है उससे उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यूरिन की। जो यूरिन होता है ना, इसमें जो यूरिया होता है वो ऑलमोस्ट 2 to 3% होता है, ठीक है। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर इसमें 95 to 96% होता है, ठीक है। बाकी चीजें जो होती हैं अदर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मेन कौन सा होता है, यूरिया और वाटर। वाटर होता है 95 से 96%, यूरिया होता है आपका 2 to 3%, ठीक है। एक इसमें पिगमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है, क्लियर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। While preparing the dough for making cake, and the cook adds a pinch of yeast and sugar to the dough and leaves it aside for few hours. Why does the dough smell sour after few hours?
जब आपने देखा होगा इडली वगैरह हम बनाते हैं या केक का डो बनाते हैं, ब्रेड का डो बनाते हैं या फिर नान वगैरह बनता है, तो उस केस में घरों पे भी हम क्या करते हैं, ईस्ट पाउडर को ऐड करते हैं। ठीक है, ये ईस्ट क्या करती है, जो C2H5OH है यानी कि एल्कोहल जो होती है उसको प्रोड्यूस कर देती है। एल्कोहल प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, उसमें एक गंदी सी स्मेल आती है, मतलब एक खट्टापन की स्मेल आती है। जो आप इडली का बैटर बनाते हो या फिर किसी भी चीज़ का बैटर जो घर पे बनता है जिसको हमें थोड़ा सा फुलाना होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका C2H5OH यानी कि इथेनॉल जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है। और जब हम उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ देते हैं शुगर के साथ और ईस्ट के साथ, तो वो शुगर के साथ रिएक्ट करके शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इथेनॉल में। क्लियर। तो यहाँ केक के लिए आटा गूंथते समय रसोइये ने ईस्ट और चीनी जो है वो आटे में डाली और फिर कुछ घंटे उसको रख के छोड़ दिया, तो उसमें से खट्टी गंध क्यों आ रही है, क्योंकि एल्कोहल जो है वो उत्पन्न हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। इसमें CO2 जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं बॉडी में। ठीक है, उस केस में आपने देखा होगा आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं या फिर कुछ कुछ पोर्शंस जो होते हैं बॉडी के वहाँ पेन होता है। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और ये सब कब होता है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होगी वहीं आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, एल्कोहल बनेगा और CO2 प्रोड्यूस होती है। Read the following statement and choose the correct option. Blood flows in only one direction in arteries. Arteries have walls. पहली बात तो ये कि जो हार्ट होता है ना वो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, और जो नीचे वाली स्ट्रक्चर होती हैं इन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। यानी कि ऊपर वाला होता है आलिंद और ये होता है निलय। इसमें होता है आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट। किस में होता है, ये आपका मैमल्स में, ब्लू व्हेल में भी होता है और मैमल्स में भी होता है। अगर आपसे कॉकरोच एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो उनमें सिर्फ टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक वेन होती है जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली फॉर्म में अगर आप देखें तो ये वेना कावा होती है। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, दिस इज योर वेना कावा। वेना कावा 2 में डिवाइड होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो आपके स्टमक से ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इस आर्टरी में लाती है। जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो क्या करती है, जो स्टमक है, एब्डोमिनल पोर्शन जो होता है उससे नीचे वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे लेके आती है। आर्टरीज जो होती है ना उनके अंदर जो वॉल होती है वो मोटी होती है। क्यों, क्योंकि इनसे जो ब्लड होता है वो बहुत तेजी से फ्लो होता है और ये बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को फ्लो करती हैं। अब यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, एक चीज समझिएगा, साइंस के अकॉर्डिंग जो आपका नॉर्मल लेफ्ट होता है साइंस के अकॉर्डिंग वो राइट है, और आपका जो राइट होता है नॉर्मल वो साइंस के अकॉर्डिंग लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, राइट आर्ट्रियोल एंड राइट वेंट्रिकल। ये होता है लेफ्ट आर्ट्रियोल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी धमनी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं महाधमनी। ये होती है आपका आउटा। ठीक है, यहाँ पे आपकी पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है। सिर्फ ये एक ऐसी इकलौती वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वरना जो धमनी होती है, आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं यानी कि जो शिराएं होती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं इनकी वॉल पतली होती है। पतली क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर ब्लड फ्लो इतना तेज नहीं होता है। अब बात करते हैं आर्टरीज है वॉल्स। आर्टरीज के अंदर वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो निलय होते हैं यानी कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं इनमें आपके वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। जो त्रिवलनई कपाट और द्विवलनई कपाट, आई जस्ट होप कि यही बोलते हो, त्रिवलनई कपाट और द्विवलनई कपाट इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है ना इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। क्लियर। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो हार्ट की स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम वॉल्व लगाते हैं। यहाँ सेमी ल्यूनार वॉल्व होता है, ठीक है, जिसे हम ऐसे नोड बोलते हैं। यही हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ये जो है वो गलत है, क्योंकि जो निलय होता है यानी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता है। इधर वाले में होता है ट्राइकस्पिड और इधर होता है बायकस्पिड। यहाँ होता है आपका सेमी ल्यूनार वॉल्व।
यहाँ आउटा होती है या वेना कावा होती है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो आपके राइट वेंट्रिकल में होती है। ये एक इकलौती ऐसी वेन होती है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैरी करती है। और यहाँ पे होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, आपकी राइट आर्टरियोल में, सॉरी लेफ्ट आर्टरी में। ये क्या करती है, आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पूरे हार्ट में सिर्फ पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज की वॉल थिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। नेला जो होते हैं वेंट्रिकल्स, उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। और ये जो होते हैं आर्टरीज वो ब्लड को बहुत तेजी से फ्लो करते हैं, पंप करते हैं। और जो नेला होता है वेंट्रिकल्स, इनमें ब्लड थोड़ा स्लो पंप होता है। तो यहाँ क्या होगा, रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, ये बात सही है। यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर बाई डायरेक्शनल होगा तो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड जो है वो दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जो ब्लड का मिक्सअप होता है ना वो एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है। सो S1 इज करेक्ट बट S2 इज रॉन्ग। Consider the two situations A and B given below. Exhaust fan is fitted on the wall near the ceiling in the kitchen. Exhaust fan is fitted next to window in the kitchen. पहली बात तो जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं ये क्या करते हैं, आपका जितना भी जो किचन में धुआं निकलता है उसको खिड़की के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। तभी तो किचन में हम काम करवाते हैं, वरना जो छौंक वगैरह लगाते हैं तो वो धुआं किचन में भरने लगता है। यहाँ पे बोला है फिटेड नेक्स्ट टू द विंडो ऑफ द किचन। कभी भी जो सीलिंग फैन होता है वो किचन में ऊपर की तरफ लगाया जाता है, ना कि जो किचन की विंडो होती है वहां पे चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि जब एयर गर्म होती है ना तो एयर गर्म होते ही वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, जैसे ही हवा हल्की होने लगती है तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। और ऊपर की तरफ उठने पर क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक्सपेंड हो जाते हैं। पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, फैलने लग जाएंगे। एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड ऑन द वॉल नियर द सीलिंग इन द किचन। जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो सीलिंग जो होती है, सीलिंग फैन आपको पता है ना, ऊपर की जो वॉल होती है वहां पे फिट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। एग्जॉस्ट कभी भी नीचे की तरफ नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हवा एयर गर्म होती है पार्टिकल्स हल्के होते हैं, हल्के होने की वजह से वो ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द टू सिचुएशन विल बी मोर इफेक्टिव इन एक्सपेलिंग हीट फ्रॉम द किचन। मतलब जो ऊष्मा किचन में बनती है छौंक वॉक लगाने में, कुछ भी गर्म करने में, तो वो कैसे बाहर जाएगी। ए जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है। सीलिंग मीन्स ऊपर की छत पे। हिंदी में देख लीजिए, रसोई में जो छत है उसके निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, छत पे ही लगाते हैं। निर्वातक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ था है नहीं, कभी भी उसको हम खिड़की के पास नहीं लगाते। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए विल बी मोर इफेक्टिव। आई रिपीट, हवा जैसे एयर गर्म होती है वो एक्सपेंड होते हैं पार्टिकल्स, हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंपल पेंडुलम द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन इज डी। पहली बात तो आप ये समझिए ये आपका एक पेंडुलम है। क्लियर? अब यहाँ पे बोला है कि जो डिस्टेंस होती है किसी भी पेंडुलम की, जो मीन पोजीशन होती है ना वो उसकी सेंटर पोजीशन होती है। ठीक है, मतलब जहाँ वो पेंडुलम ऐसे लटका हुआ रखा है। यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, जब पेंडुलम यहाँ जाएगा। ठीक है, जब आप पेंडुलम को बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट तक लेके जाओगे तो ये होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेंडुलम अपने रेस्ट पे आता है। अब यहाँ पे पूछा है टाइम टेकन बाय बॉब टू मूव डिस्टेंस d by 4 इज t1 सेकेंड। मतलब यहाँ पे पूछा है कि जो पेंडुलम है वो माध्य स्थिति से और चरम स्थिति, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, दिस इज योर d, ये कंप्लीट डिस्टेंस है। ठीक है, अब टाइम जो है बॉब ले रहा है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में d by 4 इज t1 सेकेंड। मतलब d4 दूरी तय करने में लोलक t1 सेकेंड लेता है। d4 दूरी कैसे होगी, ये जो पूरी डिस्टेंस है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में, ये पूरी डिस्टेंस d है। अब 1/4 है ये d/4, मतलब 1/4 चौथाई दूरी तय करने में लोलक t1 सेकेंड ले रहा है। इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करो, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये t1 सेकेंड होगा, ये t1 सेकेंड होगा, ये t1 सेकेंड होगा और ये t1 सेकेंड होगा। क्लियर है? तो 1/4 दूरी हो गई t1 में, ये 1/4 t1 में, ये 1/4 t1 और ये 1/4 t1। तो एग्जैक्ट यहाँ कितना हुआ, 4 t1 सेकेंड। ठीक है,
ये आपकी हो गई इतनी डिस्टेंस। यहाँ पे बोला है लोलक की जो समय की अवधि है वो क्या है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अगर आपने ये चीज ढंग से पढ़ी हो तो इसमें एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन जो होता है हिंदी में आई थिंक अनुनाद, आई डोंट नो, आप लोग देख लीजिएगा, ऑसिलेशन मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं। ये जो पेंडुलम होता है ना, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो आपने वो चीज कवर की है जब वो अपनी मेन पोजीशन माध्य स्थिति से एक्सट्रीम पॉइंट तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 41 सेकेंड। अब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन में भी तो आएगा, यही थोड़ी लटका रह जाएगा, वापस मीन पोजीशन में भी आएगा। तो वापस यहां तक आने में भी तो उसको 41 सेकंड का टाइम लगेगा, तो वापस 41 सेकंड, ठीक है। अब जब यहां तक पेंडुलम वापस आएगा तो ये वापस यहां जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, वापस 41। फिर इस एक्सट्रीम एंड पे जब यहां तक जाएगा वापस फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, फिर क्या टाइम लगेगा इसको, फिर 41। तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगी दिस इज योर 16 t1 सेकेंड। क्लियर। ऑसिलेशन आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑसिलेशन पीरियड होता है, कंप्लीट जो लोलक की गति होती है वो कैसी होती है। लेट्स सपोज दिस इज योर वॉब लोलक, ये अपनी मेन पोजीशन से यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आता है, फिर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। तो आपको जो डिस्टेंस मालूम करनी है टाइम पीरियड पेंडुलम का, ये 41, ये 41, ये 41 और ये 41। याद रखिएगा मेन पोजीशन में जो पेंडुलम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे पीक पर होती है, हाई होती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई पर होती है क्योंकि यहाँ पेंडुलम रेस्ट में चला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4, 16 t1 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पे पूछा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि जो dt ग्राफ होता है ये d हो गया, ये आपका t हो गया। डेटा दिया हुआ है टेबल ए और बी में, तो यहाँ पे पूछा है ए विल हैव ए ग्रेटर स्लोप देन बी, वी विल हैव ए ग्रेटर स्लोप देन ए और बी का जो स्लोप है वो बिल्कुल इक्वल होगा, कैन नॉट बी इन्फर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रॉपर है, ठीक है। dt ग्राफ जो होता है ना वो हमेशा स्पीड को डिनोट करता है, ठीक है। याद रखिएगा dt ग्राफ विल ऑलवेज बी डिनोटेड बाय द स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए कितनी है, 0, मतलब अगर डिस्टेंस यहाँ पे 0 हुई तो टाइम क्या है 0। अगर यहाँ पे एक घंटा चला तो कितना 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर 20 किलोमीटर की कर रहा है, फिर 30 किलोमीटर की कर रहा है और फिर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे सेम 0 0 वापस 0 0, 33, 66 और 99 और 120 12, यानी कि 12 घंटे में 120 किलोमीटर चल रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 4, इसको डिवाइड कीजिए 31 62 एंड अगर 3 से डिवाइड करें तो वापस ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 40। तो दोनों का जो ग्राफ है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो स्पीड क्या रहेगी, स्लोप्स इन ए एंड बी विल बी इक्वल, दोनों का जो स्लोप है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम क्या है, बिल्कुल दोनों टेबल के इक्वल है। ये अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है तो ये भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। dt ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे आपको बोला है कि व्हाट विल हैपन टू द साइज, ठीक है। साइज जो है उसको मतलब उत्तल लेंस जो होता है उसके द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है, ठीक है, उसके आमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई जो है उसको घटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये जानने की कोशिश की है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण होता क्या है, ठीक है। उत्तल दर्पण होता है आपका ये वाला, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल दर्पण होता है आपका जस्ट ए सेकेंड, उत्तल दर्पण आपका उभरा हुआ जो दर्पण होता है ना उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता है ये, और उत्तल दर्पण होता है ऐसे। अब यहाँ पे पूछा है कि जो आमाप है, आमाप जो है इंग्लिश में करते हैं, व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज है वो कैसी बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके आगे, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी जो है उसके आगे जब आप रख रहे हो तो जो इमेज है वो कैसी फॉर्म होगी।
तो यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, पहली बात तो ये समझिए कि इसमें एक तो होता है आपका 2f1 जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है आपका फोकल लेंथ, एक होता है आपका O पॉइंट और एक होता है यहाँ पे वापस आपका f2 और ये होता है आपका 2f2। ठीक है, ये होता है आपका इमेज के लिए, ये ऊपर जाएगा, यहाँ होगा आपका f2 और ये होगा आपका 2f2। क्लियर। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, फिर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में रखा है, O पर रखा है, यहाँ रखा है, तो यहाँ पे बोला गया है ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे आगे की तरफ है, तो जो थिकनेस है लेंस की वो घटेगी, मतलब लेंस की जो मोटाई है उसको आपने घटा दिया, तो जो इमेज बन रही है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो जो प्रतिबिंब होता है ना इमेज, वो क्या होगी, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका एक पॉइंट और होता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो इन्फिनिटी पॉइंट पे आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में ये एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आप रखे हो उसकी जो इमेज बनेगी ना, वो कहाँ बनती है, आपकी फोकल पॉइंट पर। ठीक है, ये यहाँ पे आपका एक लेंस रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से ये इस तरह से पास होगी। क्लियर। अगर अनंत पे कोई चीज रखी हुई है तो जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, फोकस पर, या ऐसे समझिए इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है, और जो साइज होती है वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। और ये कैसा होता है, पॉइंट साइज होता है। जब एक ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख रहे हो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब f2, ठीक है, जो f2 है उसके जब आप आगे रख रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा। तो जो रियल इमेज होती है वो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ रखा है, इस पोजीशन पर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे थोड़ा सा आगे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, आपकी इमेज जो है वो यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो f2 है और जो 2f2 है उनके बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जो इमेज साइज होती है ना वो ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अगर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, यहीं पे तीन पोजीशंस हो गई हैं, एक तो इनफाइनाइट पे रखा था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे रखा था, और एक अब बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, यहाँ भी रियल इमेज बनेगी। और जो साइज है वो कैसी होगी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। सी पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई इमेज बनती है तो इमेज कैसी होगी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर, लेकिन इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां पे। ठीक है, ये f2 होता है, यहाँ पे 2f2 होता है, 2f2 को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो किसके लिए होता है, इमेज के लिए। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ भी रियल इमेज बनेगी, लेकिन जो मतलब इमेज फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके पीछे, यहाँ पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वो थोड़ी सी लार्ज होती है। फिर जब आप एक ऑब्जेक्ट को फोकस पे डालते हो, ठीक है, ये मान लीजिए आपका फोकस पॉइंट है, यहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, रियल इमेज बनेगी, इमेज जो है वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, यहाँ पे आपने किसी इमेज को रखा, फिर जो इमेज होगी, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है, तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये एक वर्चुअल इमेज होती है और ये ऑब्जेक्ट से हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और यहाँ आपसे क्या पूछा है, आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा हुआ है, लेकिन लेंस की जो थिकनेस है उसको आपने रिड्यूस कर दिया है, तो जो प्रतिबिंब होता है उसका आमाप जो है वो बढ़ जाएगा, साइज ऑफ इमेज विल इंक्रीज। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मैं वापस बोल रही हूँ, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट को हम क्या रखते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन पे रखते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन है, यहाँ होती है आपकी इनफाइनाइट पोजीशन। ठीक है,
इस इनफाइनाइट पोजीशन पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रियल इमेज बनती है। ये रियल इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ फोकस पर, ठीक है, सॉरी यहाँ फोकस पर बनेगी। अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, ये मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। 2F1 जो होता है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इससे थोड़ा सा आगे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल इमेज बनेगी। और ये कहाँ बनती है, आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस के बीच में, यहाँ, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे, ठीक है। साइज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। फिर ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा है। तो जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन बनेगी कहाँ, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये आपका 2F2 है जो जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज बिल्कुल सेम रहेगी लेकिन इन्वर्टेड पोजीशन में होगी। फिर जब आप ऑब्जेक्ट जो है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे होता है आपका एक फोकस पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखोगे आप, रियल इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इमेज कहाँ बनेगी आपकी, यहाँ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी है आपकी, यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो साइज में, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। फिर जब आप ऑब्जेक्ट जो है उसको फोकस, ये आपका फोकस लेंथ है, ठीक है, उस पे रखते हो तो जो रियल इमेज बनती है वो कहाँ बनेगी, आपकी इनफाइनाइट पोजीशन पे। जो साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज की होगी। फिर अब आप ऑब्जेक्ट को जब फोकस और ऑब्जेक्ट जो है उसके बीच में रखते हो, यानी कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ, और इसके बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जो वर्चुअल इमेज होती है वो फॉर्म होती है। और वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, आपकी इस पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होगी। मतलब उसी तरफ जहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके पीछे की तरफ फॉर्म होगी। ये वर्चुअल होती है और कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लार्जर साइज की होगी। आई जस्ट होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। जो इमेज है उसका आमाप क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है उसके आमाप क्या होगा, यदि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो बिंब है उसको कहाँ, वक्रता केंद्र जो है यानी कि F2 पोजीशन जो है उससे केंद्र से परा रखा जाए, वक्रता केंद्र से दूर रखा जाए, तो और लेंस की जो मोटाई है उसको घटा दिया जाए तो प्रतिबिंब का आमाप जो है वो बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। साउंड जो होती है वो उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी साउंड जो होता है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि लाइट जो होती है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जब थंडर स्टॉर्म होता है तो जो साउंड होती है, बिजली कड़कने की आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, पहले आती है, जबकि जो लाइट जो होती है, सॉरी वापस देखते हैं, जो साउंड और लाइट होता है इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, लाइट पहले चमकती है और साउंड जो है वो बाद में आती है। क्यों, क्योंकि लाइट एक तो बहुत तेजी से गति करती है, लाइट निर्वात में भी जाती है जबकि साउंड निर्वात में नहीं जाती। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है जबकि लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो वाइब्रेशंस आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, ये तो बिल्कुल सही है। अगर वाइब्रेशंस ही नहीं होंगे तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी, ठीक है। दूसरा है साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, बिल्कुल सही बात है। जो साउंड है वो लाइट के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे ट्रेवल करती है, तभी तो बिजली कड़कती है तो आवाज़, लाइट पहले चमकती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। लाइट और साउंड दोनों जो हैं उनको मीडियम चाहिए नहीं, साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए बट लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। हम जब सूर्य से किरणें आती हैं धरती पे तो हम कंडक्शन मेथड पढ़ते हैं, कन्वेक्शन मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन मेथड पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड है सनलाइट को धरती तक लाने के लिए, नहीं। तो इसलिए जो लाइट होती है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि साउंड को मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ ए और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वाइब्रेशंस क्यों जरूरी होते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्टील की प्लेट है वो नीचे जमीन पे गिरी तो ये वाला पार्टिकल इसको धक्का मारेगा, इस मेटल का पार्टिकल इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, तभी तो वाइब्रेशंस होंगे, और वाइब्रेशंस होंगे तो साउंड क्रिएट होगा। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है।
ध्वनि धीमे चलती है प्रकाश से, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब थंडर स्टॉर्म होता है तो लाइट पहले दिखती है और आवाज उसकी बाद में आती है। 2 blocks of iron of masses m1 and m2 are lying on a cemented floor। कोई एक सीमेंटेड फ्लोर है, इस पे 2 ब्लॉक पड़े हैं, किसके? आयरन के। एक का मास है m1 और एक का मास है m2। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन m1 जो है वो क्या है? बड़ा है एज कंपेयर टू m2। एक सीमेंटेड फर्श है, उस पर m1 और m2 द्रव्यमान के लोहे के 2 टुकड़े पड़े हैं। m2 से जो है वो m1 बड़ा है, यानी कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो m2 जो है उससे m1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है, m2 से m1 पर घर्षण बल कम लग रहा है। m1 और m2 दोनों पर बराबर घर्षण बल लग रहा है। m1 और m2 पर कार्यकर्ता घर्षण जो है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 है। नेट फोर्स 0 कब होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट कौन है? आयरन है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स जो है वो पैरेलली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उस पोजीशन में क्या होता है? मान लीजिए टेबल पे कोई बुक रखी है, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि ऊपर से भी एक बल काम करता है, नीचे से भी एक बल काम करता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे बहुत सारे बल जो हैं वो एक साथ काम करते हैं और सारे बल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे ही नेट फोर्स 0 होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है? या तो कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करेगा, अगर कार वगैरह की बात करें, और नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन है m1 और m2 पे वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? इसका मास से कोई भी लेना देना नहीं है, मास तो वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। बेसिकली इसमें क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज m1 एंड m2 पर कार्यकर्ता घर्षण 0 है। ए बैलून इज प्लेस्ड ऑन द माउथ ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल। ये कोई एक प्लास्टिक की बोतल है जिसपे आपने एक बैलून को बांध दिया। बोतल को सबसे पहले आपने हॉट वाटर में रखा, ये आपने हॉट वाटर में रखा, उसके बाद इसको ठंडे पानी में डाल दिया। यहाँ हॉट वाटर है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो क्या होगा? जब आप उसको गर्म पानी में डालोगे ना, तो ये बैलून जो है वो फूल जाएगा, यानी कि ये इन्फ्लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही गर्म पानी में आप बोतल को डालोगे तो एयर क्या होगी? एयर पार्टिकल्स जो है वो फैलने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो फैलेंगे तो हवा जो एयर है वो हल्की हो जाएगी, हल्की होके वो ऊपर उठेगी, तो ये बैलून के अंदर जो है वो पार्टिकल्स मूव करेंगे और गुब्बारा फूल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों तो गलत हो गए, ये फूल जाएगा। बी में क्या होगा? जैसे ही आप उसको कोल्ड वाटर में डालोगे, वो वापस से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, वापस से सॉलिड स्टेट में आएंगे, जिसकी वजह से गुब्बारा पिचक जाएगा। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सिंपल लॉजिक था। जब गर्म पानी में डालोगे हवा हल्की होगी, ऊपर जाएगी, बैलून के अंदर एंटर करेगी, क्योंकि एयर पार्टिकल्स में डिस्टेंस आ जाती है। जैसे ही ठंडे पानी में डालोगे, एयर पार्टिकल्स वापस से कंबाइन होंगे और गुब्बारा पिचक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्यूज। जो फ्यूज वायर होता है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए। यहाँ पे पूछा है फ्यूज की विशेषताएं बताइए। थिन वायर, वायर तो थिन ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब थिन वायर होता है ना, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे से टकराएंगे। जब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो हीट जनरेट होने की वजह से यहाँ पे हम थिन वायर यूज करते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो सप्लाई है वो कम होने लगेगी, और कम होगी तो हीट जनरेट होगी जिससे वायर जो है वो मेल्ट होके टूट जाएगा। ठीक है, और अगर थिक वायर होगा तो थिक वायर में क्या होता है? आपका पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इजीली नहीं टकराते। ठीक है, रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो थिन वायर होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई होगी। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट शुड बी ऑलवेज लो, जिससे जितना भी, जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो हो या इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा मतलब बहने लगे, तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो वायर तुरंत कट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर देगा और वायर तुरंत गल के कट जाएगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यहाँ से पेडागोजी है। अ टीचर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोजन। ठीक है, थोरोली इन द क्लास,
She then involved students in laboratory work on this topic. Students worked in groups to check the iron articles when exposed to moist air get rusted. Which of the following is not true regarding the laboratory task described above? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कोरोजन क्या होता है. कोरोजन होता है संक्षारण, मतलब कोई भी चीज़ धीरे धीरे जब डिग्रेड होती है तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए टीचर ने इस कॉन्सेप्ट पे क्या की, चर्चा की. फिर उसने स्टूडेंट को इस टॉपिक पर लैब में काम करने में इन्वॉल्व किया. ठीक है, यहीं पे आपको आंसर मिल गया. पहले वो डिस्कस कर रही है, यानी कि पहले उसने क्या किया, रूल बता दिया. उसके बाद वो बच्चों से काम करवा रही है. फिर क्या कर रही है, उस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही है, मतलब डेमो दे रही है. बच्चों ने ये जांचने के लिए कि जो लोहे की वस्तु होती है वो जब आर्द्र वायु से संपर्क में आती है तो जंग लग जाता है, उस पर उन्होंने ग्रुप वर्क किया. ये तो आपको भी पता है. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जिसमें आयरन जो है उसको हम पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके आयरन धीरे धीरे कोरोइन मतलब संचारण करने लगता है. उपर्युक्त उल्लेखित प्रयोगशाला के कार्य के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इसमें निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है. ये तो बिल्कुल सही है. ऑब्वियसली ये डिडक्टिव थिंकिंग है. विद्यार्थियों को कुछ विचार तो है कि उनसे क्या ज्ञात करने की अपेक्षा है. जब आपने पहले ही बच्चे को बता दिया कि उनको करना क्या है तो उनको ये तो पता रहेगा ही ना कि बच्चे उनको आगे जाके अब करना क्या है. चर्चा किए गए संप्रत्यों को सुदृढ़ करने में सहायक है. ये क्या करता है, जब आप क्लास में चीज़ पहले से ही डेमो दे के समझा दे रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पहले ही समझा दिया, तो लैब में क्या होगा, उस चीज़ में एक रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, मतलब एक पुनर्वलन मिल जाएगा कि बच्चे उस चीज़ को अब कर लेंगे. विद्यार्थियों को एक सामान्यकरण तक पहुंचने में अवलोकन के उपयोग की अनुमति देता है. इट अलाउज स्टूडेंट टू यूज ऑब्जर्वेशन टू अराइव एट जनरलाइजेशन. हमें इस चीज़ का जनरलाइजेशन नहीं करना है. इस टॉपिक को लेके हमको इस चीज़ का सामान्यकरण नहीं करना है. ठीक है, सो द ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट साइंटिफिक थ्योरीज. जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनके संदर्भ में क्या सत्य है? साइंटिफिक थ्योरीज गिव ए सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना. Scientific theories make huge demands on our imagination for their understanding. Scientific theories should predict new phenomena which are variable by experimentation. Scientific theories are always tentative. ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, जो साइंटिफिक थ्योरीज होती है ना वो हमेशा टेंटेटिव होती हैं. ये कभी भी फिक्स नहीं होती. क्यों? क्योंकि आज आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कल उसमें कुछ चेंज होके वो वापस डिनाई हो जाएगा, कुछ नई थ्योरी आएगी. ठीक है, तो ये कैसी होती है, हमेशा ट्रू टेंटेटिव होता है. तो ये तो बिल्कुल सही है. जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वो नए फिनोमेना को प्रेडिक्ट करती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटेशन में वेरीफाई होता है. कैसे? जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं वो नई परिघटना का पूर्वानुमान लगाते हैं जिनकी पुष्टि प्रयोग के द्वारा हो सके. मतलब आप जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले से उसका आप हल्का सा अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इस चीज़ को हम लैब में प्रूव करके सही कर सकते हैं. साइंटिस्ट यूँ ही हवा में थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको कुछ ना कुछ आइडिया रहता है कि इस चीज़ को हम लैब में सही प्रूव कर पाएंगे. वैज्ञानिक सिद्धांत समझने के लिए हमारी जो कल्पना है उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है. बिल्कुल सही बात है. जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं ये इमेजिनेशन जो है समझने की उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं. अगर आप चीज़ों को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप करोगे कैसे? वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटना की एक व्यवस्थित व्याख्या देते हैं. जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज होती है वो एक नेचुरल जो फिनोमेना होता है, यानी कि एक प्राकृतिक जो परिघटना है उसका एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन देती है. ये बात भी सही है. सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. A, B, C, D ऑल आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवर्जेंट क्वेश्चन. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो होते हैं. एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट. डाइवर्जेंट होता है जिसमें बच्चे को आप बिल्कुल फ्री हैंडेड छोड़ते हैं, ठीक है, और कन्वर्जेंट होता है जैसे MCQs हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया. इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होता है, तो इसमें बच्चा चीज़ों को रटने की कोशिश करता है. जबकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इसमें मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि जो दहेज प्रथा होती है यानी कि जो डाउरी सिस्टम है उस पर लिखिए, तो इसमें हर बच्चा अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेगा. सो एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर. इज फ्रिक्शन ए फ्रेंड और ए फो? Why objects floating in fluids must have a special shape? What will happen if we go on cutting trees? तो इसमें से आपसे पूछा है कि डाइवर्जेंट क्वेश्चन है कौन सा. तो यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या होगा अगर हम पेड़ काटते चले जाएं, तो इसमें बच्चा बहुत अलग अलग तरीके से सोच के जवाब देगा. कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग को कैसे नियंत्रित करती है, तो इसका क्वेश्चन तो बच्चा रट के एक रिएक्शन में ख़त्म करके बता देगा. घर्षण एक मित्र है या शत्रु है, ये भी बच्चा बहुत रटा रटाया आंसर देगा.
द्रव में तैरती वस्तु की विशिष्ट आकृति क्यों होनी चाहिए, ये भी बच्चा बता देगा, लेकिन यहाँ पे बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग excerpt. Suppose we wish to cool a room. Thermodynamics tells us that we need to spend extra energy to do so. This extra energy is supplied by electricity, which enables the air conditioner to cool the room. Thermodynamics also governs the equilibrium of different phases of matter. Estimating how much heat is evolved and absorbed in a chemical reaction such as photosynthesis requires application of thermodynamics. Which of the following ideas about science is illustrated in the above excerpt? ये जो उदाहरण है इस पे आपको विचार करना है। मान लीजिए हम एक कमरे को ठंडा करना चाह रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो है ऊष्मागतिकी वो कहती है कि ऐसा करने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत है। ये जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है वो विद्युत के द्वारा कंप्लीट की जाती है। कमरे को ठंडा करने के लिए हमने क्या किया, एयर कंडीशनर लगा दिया। तो ऊष्मागतिकी पदार्थ जो है उसके विभिन्न प्रावस्थाओं की साम्यता को भी नियंत्रित करती है। जो थर्मोडायनेमिक्स है, मैटर की जो अलग अलग स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके इक्विलिब्रियम को भी वो कंट्रोल कर रही है। तो जो लाइट होती है, फोटोसिंथेसिस जैसी केमिकल जो रिएक्शन है उसमें कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, इसके अनुमान में भी ऊष्मागतिकी के प्रयोग की आवश्यकता है। इस उदाहरण में विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है। विज्ञान जो है वो अधिगम का अंत्य विषयपरक क्षेत्र है। विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक उद्यम है। विज्ञान प्रकृति में अनंतिम है। विज्ञान अपने अभ्यासकर्ताओं से दृढ़ता अपेक्षित करता है। यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करने की कोशिश की है कि जो साइंस होती है ना वो अधिगम का एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया होता है। ठीक है, कैसे होता है, आप थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको पढ़ते पढ़ते उसको किससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो साइंस में जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे सोशो कल्चर एंडेवर जैसी कोई बात नहीं हुई है कि सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर को लेके कुछ बात हुई है। साइंस टेंटेटिव होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस चीज में डिनोटेड नहीं है। साइंस डिमांड्स प्रिजर्वेंस फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर्स। जो साइंस है वो क्या डिमांड करती है कि जितने भी प्रैक्टिशनर होते हैं वो रिजल्ट हो जाए। नहीं, साइंस में जितने भी प्रैक्टिस करता होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर, विज्ञान जो है वो अधिगम का एक अंत्य विषयपरक क्षेत्र है। आप हर फील्ड में विज्ञान को घुसा के उसको वहां से लर्न कर सकते हैं। While introducing chemical reaction, the teacher asked the following question: What happens when you keep an iron nail in a moist area for some days? जब आप एक आयरन नेल को मोइस्ट एरिया में रखोगे तो ऑब्वियसली उसकी रस्टिंग हो जाएगी। What happens when you burn paper and wood? क्या होगा अगर आप पेपर और वुड को जलाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे, what objective does the teacher have in mind? To motivate students to participate in the process of learning. अधिगम में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना। साइंटिफिक कंसेप्ट जो है उनको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना। बच्चे का जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंसेप्शन है बच्चे का, उसको जानना। बच्चे को इसमें इनेबल करना कि वो साइंस के मेथड को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि बच्चे को अधिगम जो है, बच्चे की जो लर्निंग है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, उसके लिए उसको मोटिवेट करना। बिल्कुल सही बात है, बच्चा कुछ ना कुछ दिमाग लगा के जवाब देगा। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करके आप बताओ, क्योंकि रस्टिंग एक ऐसी चीज है जो बच्चा घर पे भी देखता है। टू नो स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स कंसेप्शन से फैनी। क्या पता बच्चे के दिमाग में इस चीज को लेके कुछ अलग कंसेप्शन हो, तो वो जानने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे हम साइंस के जो मेथड हैं वो बच्चे को नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हिंदी में देख लीजिए, विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक संप्रत्यय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये भी सही है। कोई वैकल्पिक अवधारणा है तो उसे जानना, ये भी सही है। विज्ञान के प्रक्रम को समझने में सक्षम बनाना, नहीं, इसमें हम साइंस का कोई भी करिकुलम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बोला है डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज प्रमोट्स आर्ग्यूमेंटेशन एंड लर्निंग। अगर विवादित वैज्ञानिक कोई टॉपिक है उस पर अगर आप डिस्कशन करते हो तो उसमें तर्क वितर्क और अधिगम प्रोत्साहित होता है। तर्क वितर्क जो होता है यानी कि आर्ग्यूमेंटेशन जो होता है
वो विज्ञान में व्याख्या, प्रतिरूप और सिद्धांत के निर्माण में सहायता करता है, जिससे अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। जो आर्ग्यूमेंटेशन है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एक्सप्लेनेशन, मॉडल, थ्योरीज इन साइंस दैट प्रमोट लर्निंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब भी आप किसी कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज जो हैं उस पर जब आप डिस्कशन करते हो ना, तो उसमें आर्ग्यूमेंट तो होगा क्योंकि आप एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा रहे हो, और उसमें अधिगम भी होता है क्योंकि आप कुछ ना कुछ जब आर्ग्यूमेंट करोगे तो लर्न करोगे। जो आर्ग्यूमेंटेशन होता है वो एक्सप्लेनेशन को बिल्ड करने में, मॉडल बनाने में, थ्योरीज बनाने में हेल्प करता है, दैट प्रमोट्स लर्निंग, जो कि अधिगम को प्रोत्साहित करे। ये दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए S2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, S1 के लिए S2 करेक्ट नहीं है। कैसे? जब हम किसी भी विवादित वैज्ञानिक विषय पे आप डिस्कस करोगे तो तर्क वितर्क होगा और लर्निंग मोटिवेट होगी, लेकिन तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्या, प्रतिरूप, सिद्धांत के निर्माण में सहायता करता है, जो अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है, ये इस चीज़ को करेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा है। ड्यूरिंग ए डिस्कशन ऑन प्लैनेट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, प्लैनेट्स जो है उसके डिस्कशन के दौरान एक टीचर ने पूछा व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो मून इन द स्काई। अगर आसमान में चांद ही ना हो तो क्या होगा? आफ्टर डिस्कसिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, बच्चों के रिस्पॉन्स को डिस्कस करने के बाद द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट, जो टीचर है उसने बच्चों को बोला टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जस्टिफाई दियर आंसर थ्रू ए ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क, और अपना जो आंसर है उसको ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू जस्टिफाई करो। व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अबव टास्क, इस टास्क का मेन पर्पस क्या है? एक्सप्रेस टू स्टूडेंट व्हाट देयर आइडियाज आर वैल्यूड, ठीक है, गाइड स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस टू स्टूडेंट्स, एनकरेज स्टूडेंट्स टू फ्रेम क्वेश्चंस एंड ब्राउज वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, पहली बात तो ये कि जब आप ये पूरा प्रोसेस करवाओगे, पहले तो आपने क्वेश्चन पूछा कि चांद ना हो तो क्या होगा, फिर बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिया उसे डिस्कस करने के बाद आपने उनको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्या दिया है? ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क दिया है। इस पे बच्चा जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने अपने जो आइडियाज़ हैं वो डालेगा, जिनकी हम क्या करेंगे? वैल्यूड करेंगे। मतलब बच्चे को ये यकीन दिलाएंगे कि उसने जो भी आइडिया दिया है दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बच्चे को गाइड करना, जिससे वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो हैं उनको बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, तो हमें क्या करना है? उसको अप्रिशिएट करना है। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस टू स्टूडेंट, इस चीज़ को एम्फेसाइज नहीं करना है कि साइंस जो होती है वो टेंटेटिव होती है, ये बात सही है, लेकिन बच्चे को इस चीज़ को लेके बच्चे पे जोर नहीं डालना है कि आप बच्चे के दिमाग में ये चीज़ भर दो कि साइंस टेंटेटिव होती है और एक्सपेरिमेंट्स को कभी भी डिनाई किया जा सकता है, नई डिस्कवरी होती है, नहीं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू फ्रेम क्वेश्चंस एंड ब्राउज वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स, बच्चा जब खुद से क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा और जो रीडिंग मटेरियल्स हैं उनकी अलग अलग वेराइटीज़ को वो यूज़ करेगा, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ अगर हम हिंदी में देखें, विद्यार्थियों को यह अभिव्यक्त करना कि उनके विचार महत्व रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करेगा। बहुदृष्टिकोणों की सराहना करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। बच्चे के जो मल्टीपल रिस्पॉन्स हैं उनको हमें सराहना है, जिससे बच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करे। अनंतमिता के महत्व को विद्यार्थियों को समझाना, नहीं, यहाँ पे हम साइंस की टेंटेटिवनेस बच्चे को नहीं समझा रहे हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Read the statement below and choose the correct option. Aluminium is a good conductor of electricity. Like charge repel and unlike charge attract each other. Inference है, observation है, inference है, inference है, observation है। हिंदी में पढ़िए, एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है। सदृश आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं और असदृश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है कि ये चीज़ क्या है? निष्कर्ष है, अवलोकन है, अवलोकन है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष है, अवलोकन है, अवलोकन है। यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक होता है, ये बात तो सही है, ये चीज़ एक निष्कर्ष है। आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद ये चीज़ निकाली है कि मेटल्स आर ऑलवेज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे फ्लोज द इलेक्ट्रॉन्स। और जो सेम चार्ज होता है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो अपोजिट चार्ज होता है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ भी क्या है? मल्टीपल ऑब्जर्वेशन के साथ जब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फेरेंस। ठीक है, इन्फेरेंस मल्टीपल ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग
excerpt from NCERT 8th Science Textbook. Children along with Professor Ahmed and Madhvi ji enter the Biosphere Reserve area. Madhvi ji explained the Biosphere Reserve areas meant for conservation of biodiversity. Ahmed explains that the destruction of habitat, increasing population and introduction of new species may affect natural habitat, endemic species. Which of the following objective of science education does the above excerpt highlight? Appreciate issues at the inference of science, society and technology, understand method of generation of scientific knowledge, raise environmental concern, nurture the aesthetic sense and creativity in science and technology. तो यहाँ पे ये पूछा है आपसे कि एनसीईआरटी में कक्षा 8 की जो पाठ्यपुस्तक है उससे निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए कि जो प्रोफेसर अहमद और माधवी जी हैं उनके साथ बायोस्फीयर रिजर्व में उन्होंने एंटर किया। माधवी जी ने बताया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए होता है। अहमद जी ने बताया कि जो हैबिटाट है हम उनको ख़त्म कर रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, नई प्रजातियां जो हैं उनका स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित करता है। एंडेमिक स्पीशीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती है, जैसे आपके पोलर बियर हो गया, याक हो गया। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य पर उपरोक्त उदाहरण विशेष बल दे रहा है? विज्ञान समाज और तकनीकी के अंतरापृष्ठ विषयों को समझना, वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति के प्रक्रमों को समझना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना, विज्ञान और तकनीकी में सौंदर्य परक संवेदना और क्रियाकलाप को पोषित करना। 88 का आंसर लगाया था, ओके 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंग्लिश में देखते हैं। एप्रिशिएट इश्यूज एट द इंटरफेरेंस ऑफ साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, रेज एनवायरमेंटल कंसर्न, नर्चर द एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है कि विज्ञान, समाज और तकनीकी जो है उसके अंतरापृष्ठ पर विषय को समझना, साइंस, सोसाइटी और जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस चीज़ का जो इंटरफेरेंस है उसके इश्यूज को अप्रिशिएट करना कि हम धीरे धीरे कैसे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति के प्रक्रम को समझना, यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज जैसा क्या है, ठीक है, कि आप साइंटिफिक जो नॉलेज है उसकी मेथड जो है उनको समझ रहे हो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। रेज एनवायरमेंटल कंसर्न, बिल्कुल सही बात है कि जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं हम उनको यहाँ उठा रहे हैं, क्योंकि जब बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सौंदर्य परक संवेदना क्रियाकलाप पोषित करना, यहाँ टेक्नोलॉजी की तो कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। Reflection and refraction are the oldest phenomena to us. Much of the discussion on nature of light during Renaissance centered around these phenomena. In the 17th century, Huygens proposed the light consists of waves. Later, Newton proposed that light is composed of particles or corpuscles. Which of the following aspects of nature or science does the above excerpt illustrate? यहाँ पे बोला है कि जो परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है वो प्राचीन घटनाएं हैं, ठीक है। तो नव जागरण के दौरान प्रकाश की जो प्रकृति है उसके विषय पर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी। हाइगन जो है उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों से बनता है, और न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश है वो पार्टिकल से बना है। तो यहाँ पे विज्ञान की प्रकृति के कौन से पहलू हैं जिनको उदाहरण से समझाया जा रहा है? विज्ञान समाज और संस्कृति में प्रतिस्थापित है, विज्ञान की सृजनता और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है, विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है, विज्ञान की प्रगति एक निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक जो है वो क्या करते हैं, दिमाग में एक हाइपोथेटिकल चीज़ें बनाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। पहली बात तो विज्ञान समाज और संस्कृति में प्रतिस्थापित है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्रिएटिविटी कर रहे हैं और इमेजिनेशन से विज्ञान को आगे प्रोसेस्ड कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक प्रकृति से अनंतिम है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ये भी सही है। वैज्ञानिक प्रकृति एक निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है, नहीं, कभी भी साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक फिक्स्ड साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड नहीं होता। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर बी एंड सी, ठीक है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 90। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।